हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सिंह राजपूत पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। इसका मैं माइंड मैप बना के आज लाया हूं, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। प्रश्न हमारा है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। जनन की मूल घटना ही डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना या एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीवों के लिए विशिष्ट स्थान में रहने के योग्य बनाती है। प्रश्न नंबर 2, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। तो इसका उत्तर देखते हैं। जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवों में विभिन्नता उनकी स्पीसीज प्रजाति की समष्टि को स्थायित्व प्रदान करता है। कोई भी एक समष्टि अपने निकेत के प्रति अनुकूलित होते हैं, परंतु विषम परिस्थितियों में जब कोई निकेत उनके अनुकूल नहीं रह जाता, तब यही विभिन्नताएं उनकी समष्टि के समूल विनाश से बचाता है। उनके समष्टि में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो उन विषम परिवर्तन का प्रतिरोध कर पाते हैं। वे जीवित बच जाते हैं, परंतु उनकी समष्टि में कुछ व्यक्ति मर जाते हैं। अतः विभिन्नताएं समष्टि की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए लाभदायक हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। पूछ रहा है द्विखंडन और बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो आइए देखते हैं। द्विखंडन, इसमें जीव की कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बहुखंडन में इसमें जीव की कोशिकाओं को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। द्विखंडन में कोशिकाएं कुछ जीवों जैसे अमीबा में कोशिका का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, जबकि लेशमानिया जैसे जीवों में कोशिका विभाजन एक निर्धारित तल से होता है। बहुखंडन में जीव अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित है, यानी कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभकारी हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बीजाणु एक विशेष प्रकार का जनन संरचना है जो बहुत हल्के होते हैं एवं कई कारणों से ये बीजाणु अपने गुच्छ से अलग हो इधर उधर फैल जाते हैं। ये जीव जनन भाग होते हैं जो विषम परिस्थितियों में इनकी मोटी भित्ति के कारण सुरक्षित रहते हैं और नम सतह के संपर्क में आते ही वृद्धि करने लगते हैं। अतः ये अनुकूल परिस्थितियों में ही वृद्धि करते हैं, यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में ही अपना विकास करते हैं। क्या आप कुछ कार्य सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका आपको उत्तर स्वयं लिखना है। इसका मैंने उत्तर नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होता है। जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होता है। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज
बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल फूल लगने लगते हैं। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में फल एवं फूल जनक पौधों के समान ही होते हैं। प्रश्न नंबर 5, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है जो संतति जीवों में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। आइए पढ़ते हैं। डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है जो संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। पॉइंट 2, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु संरचना निहित होती है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के समय जिस तरह की सूचनाएं प्रतिकृति में शामिल होती हैं, बनने वाला प्रोटीन भी उसी प्रकार का बनता है। तो आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न प्रोटीन के कारण जीवों के शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता आ जाती है। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। डीएनए की प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है, मूलतः समरूप नहीं होते, अतः जनन के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता होती है। डीएनए की प्रतिकृति में यह परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। डीएनए की प्रतिकृति में परिवर्तन विभिन्नताएं लाते हैं जो जीवों की उत्तरजीविता बनाए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? जो परागण क्रिया है वो निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो आइए देखते हैं। परागण क्रिया, परागण से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक का परिवहन परागण क्रिया कहलाता है। इसमें कोशिकाएं संलगित नहीं होती हैं। इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रायः वाहकों का इंतजार करना पड़ता है। निषेचन, नर व मादा युग्मों का संयोजन निषेचन कहता है कि जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो वे निषेचन करते हैं। इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मों को संयोजन निषेचन कहलाता है। इसमें नर व मादा कोशिकाएं संलगित होती हैं। यह क्रिया साम्य होती है। आगे बढ़ते हैं। बोला शुक्राणु एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? शुक्राणु एवं प्रोस्टेट ग्रंथि नर में होती है तथा इनका स्त्राव शुक्राणुओं को पोषण देता है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक द्रव स्त्राव करती है। इसी स्त्राव के माध्यम से शुक्राणु मादा जनन तंत्र में स्थानांतरित होते हैं, अतः ये जनन के लिए क्रिया के लिए महत्वपूर्ण नर ग्रंथि है। जनन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण नर ग्रंथि है। अब आगे बढ़ते हैं। यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यौवन के समय लड़कियों में उनका जो वो होता है, उनके जननांगों के आसपास बाल आ जाते हैं और वक्षों के आकार में वृद्धि होती है और स्तन के आकार में भी वृद्धि होती है। उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव होते हैं उनके अंदर। नंबर 1, जननांगों के आसपास बाल आ जाते हैं। वक्षों के आकार में वृद्धि होती है। रजोस्त्राव आरंभ हो जाता है, यानी कि पीरियड आने लगता है। प्रश्न नंबर 4 बोला माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? जो माता के गर्भ में बच्चा होता है उसको पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो आइए देखते हैं। भ्रूण माँ के गर्भ में पोषित होता है। माँ के रक्त से पोषण प्राप्त
करता है। माँ से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषण तत्व प्राप्त करता है। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारी रोगों से रक्षा करेगा? बच्चों, कॉपर टी वह विधि है जो महिलाएं कॉपर टी का प्रयोग करती हैं वो तो कॉपर टी होता है वो बच्चा नहीं बनने देता है, यानी कि निषेचन नहीं करने देता है। जब निषेचन होगा तभी जायगोट बनेगा। तो इसका उत्तर देखते हैं। नहीं, कॉपर टी यौन संचारी रोगों का स्थानांतरण नहीं रोकती है। कॉपर टी केवल गर्भधारण को रोकती है, ठीक, यानी कि बच्चा नहीं बनने देती है, बाकी वे रोगों को नहीं रोकती है। तो यही हमसे प्रश्न पूछा था, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारी रोगों से रक्षा करेगा? नहीं करेगा। ये प्रश्न दिए हैं कुछ हमारे। बोल रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमानिया में होता है। आप सभी लोग जानते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, शुक्रवाहिका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें परागकण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। लैंगिक जनन से अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। लैंगिक जनन में 2 विभिन्न जीव हिस्सा लेते हैं अतः संयोजन अतः अद्भुत होता है। मानव में वृषण से क्या कार्य है? मानव जो होता है वो मानव में वृषण का क्या कार्य है? मानव में वृषण का क्या कार्य, यानी कि मानव में वृषण क्या करता है? तो आइए देखते हैं। वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? इनका कार्य होता है शुक्राणुओं को उत्पन्न करना। ये पेपर में आया है आपके क्वेश्चन, इसको यहाँ से। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। वृषण नर जनांग का अहम हिस्सा है। वृषण द्वारा अतिरिक्त के लक्षणों को भी नियंत्रित किया जाता है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये स्राव ही शुक्राणु के मादा स्थानांतरण में सहायक होते हैं। जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये लड़कों में पाया जाता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये आपका जो ये हार्मोन होता है यही लड़कियों में बदलाव लाता है, यौन अवस्था यही लाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऋतुस्राव क्यों होता है? क्या कारण है, यानी कि पीरियड क्यों आता है, इसका क्या कारण है? तो आइए देखते हैं। अंडाणु का निषेचन शुक्राणुओं द्वारा होता है। क्या बोल रहा है? अंडाणु का निषेचन शुक्राणुओं द्वारा होता है। ऐसा न होने पर अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। इसके पश्चात गर्भाशय की मोटी तथा स्पंजी दीवार टूटकर रक्त व म्यूकस में बदल जाती है। क्या बोल रहा है? अंडाणु का निषेचन शुक्राणु द्वारा होता है। ऐसा न होने पर अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। जो अंडाणु होता है वो 1 दिन तक जीवित रहता है। इसके पश्चात
इसके पश्चात गर्भाशय की मोटी तथा स्पंजी दीवार टूटकर रक्त व म्यूकस में बदल जाती है। जो इसकी मोटी दीवार होती है, वो स्पंजी दीवार, वो टूटकर रक्त और म्यूकस में बदल जाती है। यह स्राव मादा योनि के रास्ते से स्रावित हो जाता है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं, यानी कि पीरियड कहते हैं। यह स्राव हर माह आता है। यह स्राव हर माह आता है या होता है, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है प्रश्न, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये आप लोगों को करना है। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, यानी गर्भ निरोधक को कैसे रोका जा सकता है। तो आइए देखते हैं गर्भ निरोधक को रोकने की कौन कौन सी विधियां हैं। अवरोधक विधियां, इन विधियों को शरीर के बाहर अर्थात ऊपरी त्वचा पर प्रयोग किया जाता है। जैसे नर के लिए कंडोम अवरोध, यानी कि ये बच्चा पैदा नहीं होने देते हैं। इन विधियों को शरीर के बाहर अर्थात ऊपरी त्वचा पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कंडोम मादा के लिए मध्यपट, नर के लिए कंडोम मादा के लिए मध्यपट। ये शुक्राणु को मादा के अंडोम से नहीं मिलने देते। रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां क्या क्या है वे पढ़ेंगे। रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां ये विधियां मादा द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। मादा मुखी गोलियों द्वारा गर्भधारण को रोक सकती है। मुखी गोलियों विशेषता शरीर के हार्मोन्स में बदलाव उत्पन्न कर देती हैं, परंतु कई बार इनके बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं, यानी कि उनका बुरा असर भी देखने को मिल सकता है। तीसरा क्या बोला, लूप अथवा कॉपर टी, गर्भाशय में स्थापित करके भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। लूप अथवा अगर कॉपर टी को आप गर्भाशय में रखवा देंगे तो अब गर्भधारण को रोक सकते हैं, यानी कि बच्चा तब नहीं बनेगा, वो बच्चा नहीं बनने देगा, लेकिन वो रोगों से अच्छा नहीं करेगा, यौन रोग। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीव की जनन पद्धति में क्या अंतर है। बोला एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर, तो आइए देखते हैं। एक कोश की जीवों में सरल संरचना होती है। क्या बोला, एक कोश की जीवों में सरल संरचना होती है, अतः उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसा होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक नहीं होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तथा जनन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। इसमें जनन दो तरह से होता है, द्विखंडन तथा बहुखंडन। बहुकोश की, आगे बढ़ते हैं। बहुकोश की जीवों में जटिल संरचना जनन तंत्र होते हैं, अतः उनमें लैंगिक प्रजनन भी होता है तथा अलैंगिक भी। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा, बोला जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो आइए देखते हैं। जनन की मूल रचना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाएं डीएनए की दो प्रतिकृति बनती हैं। यह जीव की संरचना एवं पैटर्न के लिए उत्तरदायी। डीएनए की ये प्रतिकृतियां विलग होकर विभाजित होती हैं, वह दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार कुछ विभिन्नता आती है जो स्पीशीज के अस्तित्व के लाभप्रद है, यानी कि अस्तित्व के लिए लाभदायक है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। एक ही बात में मैं पूरा अंडरलाइन कर देता हूं। गर्भधारण युक्तियां गर्भधारण को रोकने हेतु अपनाई जाती हैं, यानी कि गर्भधारण को रोकने हेतु अपनाई जाती हैं ताकि बच्चा ना बन सके।
जीव प्रजनन क्रिया करते हैं एवं जीवों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार यदि यह क्रिया निरंतर चलती रहे तो पृथ्वी पर जनसंख्या विस्फोट हो जाए। इसके अतिरिक्त गर्भ धारण के समय स्त्री के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अतः अधिक बार यह क्रिया उसके लिए हानिकारक हो सकती है। इस प्रकार गर्भ निरोधक युक्तियां परम आवश्यक हैं। अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। डीएनए की प्रतिकृति कॉपी का प्रजनन में क्या महत्व है, यानी कि रिप्रोडक्शन में क्या महत्व है, तो आइए देखते हैं। डीएनए, इसका उत्तर देखेंगे। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। जन्म के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव के शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट निषेध के योग्य बनाती है। जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के जीवित रहने के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। बोला जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के जीवित रहने के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है, तो इसका आंसर देखते हैं, उत्तर देखते हैं। जीवों में विभिन्नता ही उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में बने रहने में सहायक है। शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीव पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल जीवित रहते हैं। यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ जीवाणु ही खुद को बचा पाएंगे और वृद्धि कर पाएंगे। अतः जीवों में विभिन्नता स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, परंतु अंततः शारीरिक अभिकल्प में विविधता आ ही जाती है। क्यों बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है हमारा। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, परंतु अंततः शारीरिक अभिकल्प में विविधता आ ही जाती है। क्यों आ जाती है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। उत्तर देखते हैं। क्योंकि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है। इस सूचना के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी होंगी। इन विभिन्न प्रोटीनों के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में विविधता आ ही जाती है। डीएनए जो है ये आप लोगों के अंदर खोजा जाए तो आपके दादा लोगों का भी डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए जो है वो पीढ़ियों दर पीढ़ी जाता रहता है। तुम्हारे में फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे में जाएगा, तुम उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे में जाएगा। डीएनए ऐसे ही संतति में जाता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, ये तो पढ़ चुके हैं अभी हम, तो एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो जाएगा, आपका रिवीजन ही होगा। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा, डीएनए की प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है, मूलतः समरूप नहीं होते, अतः जनन के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता होती है। डीएनए की प्रतिकृति में यह परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ लिखिए। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के कारण निम्न हैं। जिन
जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा ही किया जाता है। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगने लगते हैं। पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं। फल कम और छोटे होते हैं, ये होगा, छोटा नहीं होगा, छोटे होते हैं, जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों जनक पौधे के सामान्य फल फूल लगते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यौन आरंभ क्या है? यह किन शारीरिक परिवर्तनों के साथ शुरू होता है? लड़के तथा लड़कियों में यौन आरंभ कब शुरू होता है? यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले नर तथा मादा हार्मोन के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं। किशोर अवस्था की अवधि जिसमें जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं यौन आरंभ कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। किशोर अवस्था की वह अवधि जिनमें जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं यौन आरंभ कहा जाता है। लड़कों तथा लड़कियों में यौन आरंभ निम्न शारीरिक परिवर्तनों के साथ आरंभ होता है। लड़कों में दाढ़ी आना, आवाज़ में भारीपन आना, कांख एवं जननांग क्षेत्र में बालों का आना, त्वचा तैलीय हो जाना आदि, ये सब लक्षण लड़कों में पाए जाते हैं यौन अवस्था के समय। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होना, आवाज़ में भारीपन, कांख एवं जननांग क्षेत्र में बालों का आना, त्वचा तैलीय हो जाना और रजोधर्म का होने लगना, जांघ की हड्डियों का चौड़ा हो जाना इत्यादि। लड़कियों में यौन आरंभ 12 से 14 वर्ष में होता है, जबकि लड़कों में यह 13 से 15 वर्ष में आरंभ होता है। लड़कियों में यौन आरंभ 12 से 14 वर्ष में होता है। लड़कियों में यौन आरंभ 12 से 14 वर्ष में होता है, जबकि लड़कों में 13 से 15 वर्ष में होता है। नर हार्मोन यानी कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं। बोला पुष्पी पादप में निषेचन प्रक्रिया को समझाने के लिए बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए तथा निषेचन की प्रक्रिया को लिखिए। तो आइए देखते हैं। पौधे में परागण के बाद निषेचन होता है। जब परागकण वर्तिकाग्र पर एकत्रित हो जाते हैं, पराग नलिका बीजांड में एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा प्रवेश करती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। पराग नलिका से 2 पुंयुग्मक भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। भ्रूण कोश में अंड रहता है। नर तथा मादा युग्मकों का यह संलयन युग्मक संलयन कहलाता है, जिसको निषेचन कहते हैं, तथा इससे युग्मनज बनता है यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होते हैं। परागकण वर्तिकाग्र चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये देखते हैं चित्र। ये परागकण है, ये वर्तिकाग्र है और ये नर युग्मक है और ये परागनली है और ये अंडाशय है। जो ये आपका ये पार्ट है ये मादा युग्मक है। दोहरा निषेचन क्या है, अब इसको समझते हैं। पुष्पी पादप में संलयन क्रिया में 3 केंद्रक होते हैं। क्या? पुष्पी भी नहीं आएगा, अब आएगा। पुष्पी पादप में संलयन क्रिया में 3 केंद्रक होते हैं, एक युग्मक तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक, अतः प्रत्येक भ्रूण कोश में 2 संलयन युग्मक संलयन तथा 3 संलयन होने की क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।